सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आज अपने इस सेशन में जो है आज डिस्कस कर रहे हैं हम। आज जो एग्ज़ाम हुआ है 12th साइंस केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है आज। आरबीएससी ने, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12th केमिस्ट्री का पेपर लिया है। उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। पेपर बहुत ही नॉर्मल था, मतलब यूँ मानो कि इतना हार्ड नहीं था। बच्चे इजीली उसको आप कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी आप आराम से कर सकते हो। सीधा ऊपर से क्वेश्चन आए थे। छोटे पर्सन बहुत ईजी आए, खालिस्तान भी आए। छोटे क्वेश्चन एबीसीडी वाले बहुत इजी हैं। बड़े क्वेश्चन आए हैं, वो डेरिवेशन है, वो भी बहुत इजी आए। डायरेक्ट आया, कुछ नहीं पूछा घुमा फिरा के। तो कहने का मतलब है इजी पेपर था, आप आराम से सोल्व कर सकते हो, अच्छे आपके मार्क्स आ सकते हैं। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं उसमें उत्तरों के बारे में, ठीक है। अब देखो, पहले देखो ये पेज, ये थोड़ा इंस्ट्रक्शन वाला है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, ये आपने पढ़ा है पेपर में, किस तरह से कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, उत्तर पुस्तिका में सबको उत्तर लिखने हैं, इस तरह से। उसके बाद देखो सेकंड में भी निर्देश लिखे हैं कि जो भी अगर कोई त्रुटि है तो इंग्लिश जो लिखा हुआ उसको मान्य होगा, हिंदी वाला मान्य नहीं है। उत्तर के आगे है ना, साथ में प्रश्न क्रमांक भी लिखे हैं। 14 से 18 के बीच में आंतरिक यानी अथवा वाले क्वेश्चन भी हैं, आंतरिक विकल्प भी हैं, ऐसे लिखे हैं। देखो यहाँ से अपने स्टार्ट होता है पहला, और फर्स्ट जो पार्ट है सेक्शन ए, उसमें पहला जो है ना वो है बहु विकल्पी पर्सन, बहु विकल्पात्मक पर्सन यानी बहुविकल्पी पर्सन, जिसमें ऑप्शन वाली क्वेश्चन है। और ऑप्शन वाले में देखो पहला पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 14 तक प्रश्न है। ये 15 17 18 तक, 1 से लेकर 18 तक 18 क्वेश्चन आए हैं। कौन से? खाली ये एबीसीडी वाले 18 क्वेश्चन आए हैं, 18। अब देखो पहला क्या है, आदर्श विलयन का उदाहरण है। मैंने आपको बार बार बताया था कि जिस ऑप्शन में सॉल्यूशन में मिलने वाले जो दो विलयन है, दोनों सेम से आ जाए ना, सेम से, वो आदर्श होते हैं। देखो सेम से इसमें कौन सा दिख रहा है, NXN NF10, सेम सही है। तो उसका पहले का उत्तर क्या है, फर्स्ट वाला। ये आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है, NXN प्लस NF10, ये आदर्श विलयन का उदाहरण है। इसके बाद देखो फिर अपने आगे चलें, प्रश्न नंबर 2 में, सेकंड क्वेश्चन में चलें आगे। और सेकंड में देखो, सेकंड में क्या लिखा है कि अधोलिखित में से, सेकंड में क्या लिखा है, अधोलिखित में से अधिकतम वांट ऑफ गुणांक किसका है, वो पूछा है। और वांट ऑफ गुणांक निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि आप आयंस में चेंज कर लें, उसमें आपको एक का भाग देना है। NaCl Na प्लस Cl माइनस, दो आयन बढ़ेंगे 2/1, यानी इसका वांट ऑफ गुणांक का मान 2 आएगा। KCl का K प्लस Cl माइनस, दो आयन बढ़ेंगे 2/1, यानी इसका वांट ऑफ गुणांक का मान भी 2 आएगा। फिर देखो MgSO4 Mg प्लस 2SO4 माइनस, दो आयन बनेंगे 2/1, यानी इसका भी 2 आएगा। और K2SO4 दो K प्लस आएंगे और एक क्या आएगा, सल्फेट आयन बनेगा। टोटल कितने हो गए, 3 आयन हो गए, 3/1, यानी वांट ऑफ गुणांक का मान कितना, 3 आएगा। पूछा है अधिकतम किसका होगा, अधिकतम वांट ऑफ गुणांक किसका है, कुछ किसका होगा, K2SO4 का अधिकतम वांट ऑफ गुणांक का मान हो जाएगा। तो सेकंड प्रश्न ये हो गया। इसके बाद देखो अपना फिर अगला प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 में क्या है, अधोलिखित में से विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, वो देखना है, छांटना आप छांट सकते हो। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, आप 10वीं क्लास से पढ़ रहे हो, 9वीं क्लास से। टेफ्लॉन, यानी जितने भी है ना बहुलक पॉलीमर होते हैं, वो क्या है, इंसुलेटर होते हैं, यानी विद्युत के कुचालक होते हैं। सोडियम धातु है, सुचालक। सिल्वर चांदी सुचालक। विद्युत रोधी कौन सा है, टेफ्लॉन। तुम्हारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, श्रवण स्तर पर HI के उसमें वियोजन होती हुई अभिक्रिया, कोटि का मान बताना है। कोटि कौन सी होगी। और मैंने आपको बार बार कहा था कि जिन अभिक्रियाओं में धातु के ऊपर अगर कोई किसी गैस का अधिशोषण होता है या गैस क्रिया करती है, तो उसमें हमेशा क्या है, कोटि का मान आपको शून्य मानना है। क्या मानना है, शून्य। तो यहाँ पर कोटि का मान क्या होगा, 0। और मैंने नोट्स में है ना आपको अलग से लिखाया है, ये एग्जाम्पल में शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण में लिखा है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। फिर देखो वेग समीकरण दे रखी है, उपयुक्त वेग व्यंजक के लिए अभिक्रिया कुल कोटि का मान बताओ। और मैंने आपको बार बार बताया था कोटि निकालनी है तो घात को आप जोड़ लो, बस तो घात जोड़नी है, 3/2। फिर ये -1 है तो -1, तो या 3/2 यानी 1.5, 1.5 में से 1 गया तो क्या बच गया, आधा बच गया। कोटि का मान क्या आएगा, हाफ। हाफ कौन सी है, पहला ऑप्शन सही है, हाफ। कोटि का मान क्या हो जाएगा, आधी, 1/2 कोटि का मान हो जाएगा। फिर देखो इसके बाद और देखें, प्रश्न नंबर 6 ऊपर चलें, क्वेश्चन नंबर 6। और उसके बाद 6 के बाद आगे 7th भी है ना, 2 क्वेश्चन और इसमें। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर अपना 6, 6th में देखो, और 6th में क्या लिखा है, अधोलिखित में से संक्रमण तत्व कौन सा है,
और मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के कहा था जिंक के, है ना, चिल्ला चिल्ला के बोला था मैंने ये कि जिंक के, कैडमियम, मरकरी, डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं मानते। क्यों क्यों नहीं मानते? इनका डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, ये तीनों नहीं है। अब देखो जिंक है, ये संक्रमण तत्व नहीं है। फिर कैडमियम भी नहीं है। सीरियम ये एफ ब्लॉक का है, ये भी नहीं है। रदरफोर्डियम ये डी ब्लॉक का है। और कौन सा ये ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? रदरफोर्डियम उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला आयन कौन सा है? किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें, वो देखना है। अब देखो Ti+2, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक क्या होता है? 21, ये 22, 22 में Ti+2 है ना ये, तो 22 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निकल गए, तो डी में 0 है, इसके डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर देखो वेनेडियम में शक्ति वक 23 और ये प्लस है 2 है, तो इसके डी में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर देखो Fe+2 और Fe+2 में Fe का 26, तो +2 है, तो क्या हो जाएगा? 3d6 4s2, तो 3d में 6, डी में 6 हो जाएंगी। और निकल में देखो परमाणु क्रमांक 28, 28 में निकल +2 है, तो इसके 2 निकल गए, डी में कितने हो गए? 8 हो गए। अब कितने सिंगल है वो देखने। अब देखो यहां तो सिंगल 1 है, यहां देखो डी में 6 है, तो 6 कैसे भरोगे? 5, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 1 डबल हो गया, 4 सिंगल। तो Fe+2 में 4 सिंगल है, इसके पास 4 सिंगल है। और D8 में करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 डबल हो गए, 2 सिंगल रहे, तो इसके पास 2 सिंगल है। अधिकतम सिंगल किसके पास है? Fe+2 के पास क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा है। यही आपको करना था प्रश्न नंबर 7 ऑब्जेक्टिव वाला। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 8 ऑब्जेक्टिव में, और ये बार बार कहा था, उभयदंतुक लिगेंड के मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिखाए थे कि आप 3 उदाहरण याद कर लो, एग्जाम में इसी में से आएगा। एक तो NO2- एम्फीडेंटल लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड, एक CN- वाला लिखाया था, एक SCN-, इसका ONO ये भी हो सकता है, इसका NC हो सकता है, इसका NCS हो सकता है। इस तरह से ये तीनों उभयदंतुक लिगेंड है, बाइडेंटेड है। और इसमें कौन सा देख लो, कौन सा है? NO2-, ये क्या है? उभयदंतुक लिगेंड का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना था। इसके बाद देखो ये आपको संकुल दे रखा है, मैं प्लेटिनम की समन्वय संख्या बताइए, प्लेटिनम के साथ कितने उपसह संयोजक संबंध बनेंगे वो निकालने। और मैंने आपको नोट्स में टेबल बनाई है, उस टेबल में एग्जाम्पल भी लिखाइए। अब देखो NH3 एक दंतुक लिगेंड है, 2 ये बनाएंगे। Cl एक दंतुक है, 1 बंध ये बनाएगा। NO2 एक दंतुक है, 1 बंध ये बनाएगा। तो 2 और 1 3 और 1 4 बंध बनेंगे। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो उत्तर कौन सा आएगा? 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसकी समन्वय संख्या का मान 4 है। इसके बाद देखो अगला, अधोलिखित में से सर्वाधिक कार्बन एलोजन आबंध लंबाई वाला यौगिक, यानी कार्बन और एलोजन के बीच जो बंध है ना, वो सबसे अधिक लंबा किसमें है? सबसे अधिक आबंध लंबाई वाला। अब आपको पता है, ये लिखाया था मैंने, देखो इस तरह से अलग से लिखवाया है, इनमें ध्रुवणता का क्रम लिखाया है, बंध लंबाई का क्रम लिखाया है, सब इन इन पांचों इन चारों के अंदर लिखाया है बस। और ये थोड़े से आपको याद करने थे, इस तरह से ये 4 है, ये इस तरह से। और इनमें मैंने लिखाया था बंध लंबाई का क्रम, बंध की ध्रुवता का क्रम, विद्युतीनता का घटता हुआ या बढ़ता हुआ क्रम, सारे ऐसे 4-5 मैंने आपको क्रम लिखाए थे। और इस बंध लंबाई में देखो सबसे छोटा बंध इसमें है, उससे बड़ा इसमें, उससे बड़ा इसमें, सबसे बड़ा किसमें? CH3I में। तो सबसे बड़ा पूछा है, किस में आएगा? डी वाले में। CH3I में सबसे बड़ा बंध उपस्थित है। 10% यहां तक हो गई। इसके बाद देखो अपना ये 11वां क्वेश्चन पीछे रह गया क्या? इसमें 11वां क्वेश्चन और है। इसके बाद देखो इसमें 11वां क्वेश्चन एक और है, देखो। और ये अलग से लिखाया था मैंने 11वें क्वेश्चन में, और बार बार कहा था इसका फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो। और मैंने कहा था क्लोरोफॉर्म को खुली बोतल में छोड़ देते हैं, है ना। अगर खुली बोतल में छोड़ देंगे तो विषैली गैस बनती है, जो बहुत ही हानिकारक है, जिसका यूज प्रथम विश्व युद्ध के अंदर किया गया था। लिखाया था ये क्लोरोफॉर्म है, इसको अगर खुला छोड़ दोगे वायु की उपस्थिति में O2 से क्रिया कर लेगा, क्या बनाएगा? विषैली गैस COCl2 + HCl। और इसको क्या बोलते हैं? फास्जिन है ये। क्या है ये? फास्जिन है, फास्पिन नहीं है। फास्पिन तो PH3 होता है, फास्पिन तो ये फास्जिन है। क्या बनती है? फास्जिन गैस का निर्माण होता है। किसका? फोस्जिन गैस का निर्माण होता है, फोस्जिन गैस बनेगी। ये आपको लिखना था बस। इसके बाद देखो अपना अगला 12वां प्रश्न। 12वें में क्या है? कास्ट स्पिरिट, बार बार लिखाया था मैंने, पीने वाला एल्कोहल एथेनॉल।
और मेथेनॉल को बोलते हैं कास्ट स्पिरिट, या बोलते हैं इसको वुड स्पिरिट बोलते हैं, है ना। लकड़ी को जलाते पीछे से निकलता है एक लिक्विड सा, वो वुड स्पिरिट या कास्ट स्पिरिट। कौन सा है? मेथेनॉल। ए वाला उत्तर सही हो जाएगा, ए वाला सही है, मेथेनॉल। इसके बाद देखो द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मूला कौन सा है? प्रश्न क्या है कि द्वितीयक एल्कोहल का सूत्र क्या है? अब देखो द्वितीयक मैंने कहा था प्राथमिक एल्कोहल में ये आ जाए ना, वो प्राथमिक एल्कोहल है। जिसमें ये ग्रुप आ जाए वो द्वितीयक एल्कोहल है, और जिसमें ये आ जाए ये तृतीयक एल्कोहल है। ये प्राथमिक 1 डिग्री, ये द्वितीयक 2 डिग्री, और ये तृतीयक 3 डिग्री है। अब देखो एथिल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला ये CH3 CH2OH, ये तो क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। ये क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये एथिलीन ग्लाइकोल CH2 CH2OH, ये भी कौन सा है? प्राथमिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखो अगला, अगले में क्या है? ये देखो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, क्या लिखा है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल ऐसे लिखते हैं CH3 और CHOH। अब देखो CHOH आ गया, ये कौन सा है? ये द्वितीयक एल्कोहल है। और आइसोब्यूटिल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला ये है आइसोब्यूटिल एल्कोहल, ये CH3 CH2OH, आइसोब्यूटिल, ये प्राथमिक है। तो द्वितीयक कौन सा है? ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये क्या है? द्वितीयक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। ये आपको सी करना था ऑप्शन इसमें। इसके बाद देखो अगला, अधोलिखित में से दुर्बलतम अम्ल कौन सा है? सबसे वीक एसिड कौन सा है? दुर्बलतम अम्ल। देखो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड क्या होता है? प्रबल होता है। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में क्या है? फॉर्मिक एसिड प्रबल है। एफ और Cl जुड़ा हो, एफ वाला क्या है? प्रबल है, Cl वाला क्या है? दुर्बल होता है। सबसे प्रबल है ये वाला, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला। सबसे दुर्बल कौन सा है? एसिटिक एसिड। सबसे दुर्बल अम्ल का उदाहरण कौन सा है? एसिटिक एसिड है, ठीक है। इसके बाद देखो फिर आगे 15वां प्रश्न, और 15वें के अंदर क्या है? तृतीयक एमीन। 15 क्वेश्चन जो है ना, उसमें क्या पूछा है कि तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन का सूत्र कौन सा है? क्या पूछा है? तृतीयक एमीन का फॉर्मूला। तृतीयक एमीन में क्या होगा? नाइट्रोजन के साथ क्या होंगे? इस तरह से क्या होंगे? 3 जुड़ जाएंगे एल्किल समूह, इस तरह से। ये तृतीयक एमीन है। अब देखो एन प्रोपिलेमीन प्राथमिक है, आइसोप्रोपिलेमीन ये भी प्राथमिक है, एथिलमेथिलेमीन ये द्वितीयक एमीन है, ट्राइमेथिलेमीन ये तृतीयक एमीन है। एग्जाम्पल क्या हो गया? द हो गया इसका, ठीक है। देखो इसको एक बार, इसके बाद देखो अपना अगला, एक मिनट को, फोन आ रहा है कोई जबरदस्ती, जरूरी है कोई। इसके बाद देखो अपना अगला, अगले क्या लिखा है कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकृत अवस्था कौन सी होती है? एमीन होता है ना, उसमें इस तरह से होता है नाइट्रोजन, आर आर और आर, एक लोन पेयर। तो इस पे संकरण कौन सा होता है? sp3, sp3 संकरण कौन सा होगा? sp3। पॉलीसेकेराइड है कौन सा है? अब राइबोज है, राइबोज तो क्या है? ये मोनोसेकेराइड है। सुक्रोज डाइसेकेराइड है, लेक्टोज डाइसेकेराइड है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज ये पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो ये पॉलीसेकेराइड कौन सा हो गया? ड वाला, ये पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। फिर देखो अगला, अधोलिखित में से आवश्यक एमिनो एसिड है, एसेंशियल एमिनो एसिड आवश्यक कौन सा है? आवश्यक के लिए मैंने देखो आपको ट्रिक बताई थी एक याद करने की, ऐसे टीवी, ऐसे मिल पाथ आवश्यक है ये, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलएलानिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन। इस समय वेलिन आ गया, वेलिन एग्जांपल दे रखा है, ये वेलिन, ये क्या है? आवश्यक एमिनो अम्ल का क्या है? एग्जांपल यानी उदाहरण है, ये आपको याद रखना है ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है? अब खालिस्तानों की पूर्ति करना है, क्या है? खालिस्तानों की पूर्ति करनी है इसमें। और खालिस्तानों की पूर्ति में देखो पहला प्रश्न जो है ना, फर्स्ट पहले वाला, और पहले में क्या लिखा हुआ है कि ताप बढ़ाने पर दरों में गैसों की विलेयता, अब देखो हेनरी का नियम लिखा है मैंने, क्या होगी विलेयता? कम होती है, या कम होती है, या लिख दो घटती है, घटती लिख दो, आगे है ही है घटती है।
ताप बढ़ाने पर द्रवों में गैसों की विलेयता घटती है, ये लिखना, या कम होती है, कर दो, एक ही बात है। एक ये बार बार पढ़ा था मैंने, ये याद कर लो, आएगा आएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, ऐसे। इकाई क्या होती है? इकाई क्या होती है? केल्विन किलोग्राम पर मोल। इकाई क्या होती है? केबी की इकाई भी ये होती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी। केएफ मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक केएफ की इकाई भी ये होती है, दोनों की इकाई सेम होती है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, अगला खालिस्तान। अगले में क्या है? विद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता ताप बढ़ाने पर, मैंने 2 प्रश्न लिखाए थे आपको, अगर ये आ जाए विलयन की चालकता आ जाए ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, बढ़ती है, याद रखना। विलयन की चालकता आयन से होती है, आयन से, और ताप बढ़ाने पर आयनिक गति बढ़ती है, चालकता बढ़ती है। और अगर यहां ये आ जाता ना धातुओं की चालकता ताप बढ़ाने पर, तब घटती, धातुओं की घटती, लेकिन विलीन की हमेशा क्या होती है? बढ़ती है, ध्यान रखना है। अब देखो ये मैंने आपको कहा था ऐसा प्रश्न आएगा, यदि किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान दे रखा है, ये आगे लिख रही इकाई लीटर पर मोल पर सेकंड पाया गया है, तो अभिक्रिया कोटि कौन सी होगी? अब कोटि आप इसको गुणा भाग करते रहो, लेकिन कोटि आपको वेग स्थिरांक की इकाई से पहचाननी है, ये रही, है ना, लीटर पर मोल पर सेकंड। इकाई किसकी होती है? ये कि कोटि क्या होगी, कोटि निकालनी है। अब देखो कोटि निकालने का देखो फॉर्मूला लिखाया था आपको ऐसे कि सांद्रता, लिखा था ना आपने, सांद्रता और की पावर और 1 - n, या लिखा मोल प्रति लीटर 1 - n, आगे टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स जो भी है। अब क्या लिखा है? इकाई क्या है? मोल इनवर्स है, तो यहां कोटि क्या रखेगी? मोल इनवर्स आ जाए, मोल का -1 आ जाए, तो यहां पर क्या, अगर 2 रख दे में, है ना, अगर 2 रख दू नहीं यहाँ, तो 2 रख दे तो ये ऐसे हो जाएगा ना, यूं मोल बट्टे लीटर, फिर यहाँ 1 - 2, तो n का मान 2 रख दे, -1 आ जाएगा, ये सेकंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? लीटर ऊपर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो n का मान 2, कोटि का मान 2, तो यहाँ पर क्या आएगा? विग्रह कोटि क्या होगी? 2 होती है, क्या होगी? विग्रह कोटि 2 होती है, ध्यान रखना है। फिर देखो अगला, प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम कणन एंथैल्पी, यानी सबसे कम आयनन एंथैल्पी का मान किसका है? तो ध्यान रखना, ऐसे प्रथम है ना संक्रमण श्रेणी, शक्ति वक्र, ऐसे जाओगे तो आगे चलोगे तो बढ़ता जाता है। सबसे कम किसका होगा? स्कैंडियम का। किसका होगा? स्कैंडियम का होता है, Sc। फिर देखो अगला, जिन त्रिविम समावियों का संबंध परस्पर अध्यारोपित न हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंबों की तरह होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उनको बोलते हैं प्रतिबिंब समावी। क्या बोलते हैं? एक दूसरे के प्रतिबिंब बोलते हैं या प्रतिबिंब समावी बोलते हैं। उत्तर क्या लिखोगे? प्रतिबिंब समावी लिख दो, ये इसके जगह लिख दो आप प्रकाशिक समावी, एक ही बात है, प्रतिबिंब समावी या प्रकाशिक समावी बोल दें। अगला क्या है? एलिल ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब एलिल ब्रोमाइड देखो, ये याद रखना, एलिल एल्कोहल आ जाए या एलिल ब्रोमाइड आ जाए या एलिल कुछ भी आ जाए लिखा हुआ, एलिल, एलिल ग्रुप ये होता है, देखो इस तरह से, इसको बोलते हैं एलिल ग्रुप, CH2 CH और CH2, ये एलिल ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। ब्रोमाइड है तो यहाँ बियर लगा दो बस, ये एलिल ब्रोमाइड का सूत्र है, ये लिखना था आपको यहाँ, एलिल ब्रोमाइड का सूत्र इसे यहाँ खालिस्तान में, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, और अगले में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इस तरह से। और अगले में क्या लिखा है देखो, कि ट्राई मेथिलेमीन की आकृति कैसी होती है। उससे पहले उससे ऊपर एक और प्रश्न है, देखो 40% फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन लिखा ना, और ये मैंने आपको एल्डिहाइड के यूज में लिखाया था अलग से, कि जैविक प्रतिदर्शों के परिरक्षण में प्रयुक्त फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलीन फॉर्मिलिन कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिलिन कहलाता है। क्या बोलते हैं? फॉर्मिलिन कहलाता है, ये लिखना था। ट्राईमेथिल एमीन की संरचना कैसी होती है? ट्राईमेथिल एमीन ऐसे होता है, यूं आर आर, अगर 4 बंद पूरे बनते हैं ना, तब तो इसकी आकृति होती है चतुष्फल की है, लेकिन एक लोन पेयर है, तो हमेशा याद रखो चतुष्फल की संरचना में अगर एक लोन पेयर हो ना, तो हमेशा इसकी आकृति तो पिरामिडीय, आकृति कैसी होती है उसकी? पिरामिडीय, तो इसकी आकृति क्या होगी? पिरामिडीय होती है, आकृति पिरामिडीय होती है, ध्यान रखना। बहुत इजी सा है, विटामिन की कमी से सक्रिय रोग होता है, विटामिन सी,
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये लिखना था। इसके बाद देखो यहां तक तो हो गया अपने खालिस्तान वाले, ठीक है। इसके बाद देखो पार्ट ए, अति लघुतरात्मक प्रश्न, छोटे प्रश्न आगे जिनका उत्तर क्या लिखना है, एक शब्द लिखना है या फिर एक पंक्ति लिखना है। लिखना एक शब्द लिखो या एक पंक्ति के रूप में लिखो। पहला देखो, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म के गैसीय विलयन में विलय व विलायक को पहचानिए। नाइट्रोजन गैस है और इसके अंदर आपने क्लोरोफॉर्म मिलाया है, तो कौन सा है ये विलयन। गैस में द्रव्य के विलयन का उदाहरण, आपको एक टेबल बनाई थी उसमें एग्जाम्पल लिखा है, ये गैस में द्रव्य के विलयन का उदाहरण। तो यहाँ नाइट्रोजन तो विलायक है और क्लोरोफॉर्म क्या है, विलय, तो ये तो विलायक है। क्या लिखोगे, विलायक लिख दो नाइट्रोजन, और ये क्लोरोफॉर्म क्या लिख दोगे, ये विलय है। क्या लिख दोगे, ये विलय है, ठीक है ना, ये लिखना है। फिर देखो मरकरी सेल में प्रयुक्त एनोड व का नाम लिखिए। मरकरी सेल का डायग्राम बना के मैंने उसके एनोड के थोड़ी की विक्रिया लिखाई है मैंने, उसमें याद रखो एनोड के रूप में जो है ना, एनोड वो काम करता है, एनोड के रूप में जिंक अमलगम काम करता है। किसको लेते हैं काम में, जिंक अमलगम को एनोड के रूप में काम में लेते हैं। और कैथोड के रूप में क्या काम में लेते हैं, ये भी याद कर लो। कैथोड के रूप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट, है ना, ये कैथोड के रूप में काम में लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हमसे, एनोड पूछा है तो मरकरी, ये जिंक अमलगम, क्या लिखोगे, जिंक अमलगम काम में लेते हैं एनोड के रूप में। NiCO4 में निकल की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी, लिखा था मैंने 100 बार। धातु कार्बोनिल यौगिकों में धातु हमेशा शून्य ऑक्सीजन अवस्था में होता है। CO पर चार्ज क्या है, 0 है। निकल का निकालना 0 आएगा, निकाल के देख लो चाहे, क्या आएगा, शून्य। शून्य ऑक्सीजन अवस्था लिखनी है, शून्य उत्तर लिखना है, शून्य ऑक्सीजन अवस्था होती है। फिर देखो परचक्रण मात्र चुंबकीय गुण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। लिखना फॉर्मूला, क्या लिखना है, परचक्रण यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिखना है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का सूत्र देखो कैसे होता है वो देखना है। हेलो हेलो, परचक्रण मात्र चुंबकीय गुण का सूत्र लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे देखो, म्यू बराबर √n n+2, ये फॉर्मूला है। और n यहां पर क्या है, n है यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, n यहाँ पर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान है, ये लिखना है बस, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला, और अगले में देखो क्या लिखा है, निम्न परचक्रण जिसमें लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स का उदाहरण लिखना है। निम्न परचक्रण वाले संकुल का एक उदाहरण लिखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन है ना नीचे T2G में भर जाए, वो एग्जांपल लिखना है। परबल लिगेंड इसमें आते हैं, लिखा है मैंने, परबल लिगेंड वो हमेशा लो स्पिन बनाता है या निम्न चक्रण वाला बनाता है। परबल में लिख दो, देखो एक K4FeCN6 ऐसे लिख दो, यूं, ये पर निम्न वाला है। या लिख दो, ऐसे कर सकते हो आप, CONS3 6+3, ये भी क्या है, निम्न वाला है। तो इसमें से कोई एग्जांपल लिख दो आप, परबल वाला, वो निम्न चक्रण संकुल का एक एग्जांपल हो जाएगा। फिर देखो SN2 अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता क्रम लिखना है। SN2 देखो, SN1 में तो क्या होता है, SN1 होता है ना, तो उसमें तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये होता है क्रम। और SN2 में क्रम क्या होता है, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, इस तरह से होता है ये। तो अब देखो एल, इसमें देखो हेलो एल्केन है ना, या एल्किल लाइट जो है, ये देखो ये कौन सा है, ये 2 डिग्री है। ये कौन सा, देखो 1 2 3 जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री है। ये देखो कौन सा है, इसमें पूरा ग्रुप 1 जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री है। तो सबसे अधिक कौन सा, इसको कह दूं मैं A, ये B और ये कह दूं C। तो सबसे अधिक कौन सा होगा क्रियाशीलता में, C वाला, उससे कम फिर A वाला, उससे कम फिर B वाला, ये रहेगा। ये आपको ऑर्डर लिखना था, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, ये पूरा हो गया। अगला पेज देखो, और देखो ये अभिक्रिया क्या है, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया वाष्प को 573 केल्विन ताप यानी 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बोलते हैं। इसको बोलते हैं एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं इसको, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और इस क्रिया में हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और ये मैंने आपको क्वेश्चन के रूप में भी दिया था, अलग से कॉपी में प्रश्न के रूप में लिखाया था, ये ऐसे क्या बनेगा, यहाँ एसिटेल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा, CH3CHO।
क्या बन जाएगा, एसिटेल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, एसिटेल्डिहाइड। क्या लिखना है आपको, एसिटेल्डिहाइड बनेगा, ये लिखना है एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड लिखना है। ठीक है, फिर देखो डाई एजोनियम लवण का सूत्र लिखना है, लिख देते हैं ऐसे, बेंजीन बना के और N2 और Cl, N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। नाम क्या है इसका, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, या ऐसे लिख देते Ar N2 प्लस Cl माइनस, ये लिख दे R N2 प्लस Cl माइनस। ये तो एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है, डाई एजोनियम साल्ट, आपकी मर्जी जो भी लिखना चाहिए। फिर देखो मेथिलेमीन से मेथिल आइसोसाइनाइड में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए। मेथिलेमीन है ना, इस ये मेथिलेमीन, इस तरह से इसको मेथिल आइसोसाइनाइड में चेंज करना है, इस तरह से NC। तो कार्बिलेमीन अभिक्रिया लिखनी है बस, और कुछ नहीं लिखना। फिर देखो अगला, डीएनए आरएनए में एक अंतर लिख सकते हो आप। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में पाई जाने वाली राइबोज। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में क्या है, केंद्रक में मिलता है, आरएनए के अधिकतर कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं। आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक की थाइमिन के स्थान पर क्या है, यूरेसिल होता है। इस तरह से लिखना था, अंतर 4-5 लिखा है मैंने, उसमें एक अंतर लिखना है, लिख सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो अगला प्रश्न, और अगले में क्या देखो, क्या लिखा है, स्थिर क्वांति मिश्रण को परिभाषित कीजिए। मैंने आपको स्थिर क्वांति मिश्रण है क्या परिभाषा लिखाई है, फिर इसके दो टाइप लिखाए हैं, निम्न स्थिर क्वांति और उच्च स्थिर क्वांति मिश्रण, दो एग्जाम्पल लिखाए हैं मैंने आपको। स्थिर क्वांति मिश्रण क्या होता है, क्या लिखोगे, दो द्रवों का वह मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, अर्थात जिसका क्वथनांक पूरे मिश्रण का 1 हो जाता है और जिसे प्रभाजी आसवन से पृथक नहीं किया जा सकता, उसे स्थिर क्वांति मिश्रण कहते हैं। याद रखना, ये लाइन लिखनी जरूरी है, प्रभाजी आसवन से जिस द्रव को या मिश्रण को पृथक नहीं कर सकते, जिसका क्वथनांक का मान समान रहता है, एक ही ताप पर उबलता है, उसे स्थिर क्वांति मिश्रण कहते हैं। दो टाइप है, निम्न स्थिर क्वांति मिश्रण, उच्च स्थिर क्वांति मिश्रण। और निम्न में एग्जाम्पल याद रखना, कौन सा, क्या पूछा आपसे, निम्न पूछा है, न्यून। न्यून में एथिल एल्कोहल और जल, इसका मिश्रण, ये तो है 95.6% और ये 4.4%, इस तरह से इनका अगर मिश्रण ले लेना बनेगा, वो बनेगा न्यून स्थिर क्वांति मिश्रण बनेगा। तो एथिल एल्कोहल प्लस जल का, और ये हमेशा धनात्मक विचलन दर्शाने वाले ये विलीन दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये है निम्न स्थिर क्वांति मिश्रण का उदाहरण है, याद रखना आपको, ठीक है ना। अगला देखो प्रश्न, 16 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 800 ml विलीन बनाए गए, विलीन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखो मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो इस तरह से मोलरता निकालने का सूत्र यूं था ना, देखो ऐसे मोलरता का फॉर्मूला, ये मोलरता बराबर क्या लिखते हो आप, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार इनटू यहाँ विलीन का आयतन लीटर में, ऐसे लिखते हो। अब मोलरता बराबर विलेय की मात्रा 16 ग्राम है, NaOH का अणुभार 40 होता ही है, लीटर में कितना है 800 ml है। अब काट दो जो कट रहा है वो, है ना, तो ये कट जाएंगे, ऊपर आ गया 4, है ना, और नीचे क्या आ गया 10 और इंटू 800, फिर दोबारा काट दो इसको, तो काट दोगे तो 1 बट्टे नीचे 10 गुणा 200, तो 1/2000। अब इसको गुणा भाग कर लेना आप, है ना, तो 1/2000 आगे m, ऐसे इतनी मोलरता का मान आ जाएगा, गुणा भाग करके आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर देखो अगला क्या है, किसी अभिक्रिया, क्या लिखा है, किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान दे रखा है ये। अब देखो सेकंड इनवर्स लिखा है, इसका मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसके लिए अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना कीजिए, और प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायुकाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धायुकाल बराबर 0.693 अपॉन के वेग स्थिरांक। अब 0.693 और वेग स्थिरांक का मान कितना होता है 2.31 गुणा 10 की पावर -13 है। अब गुणा भाग उत्तर निकाल लो, आगे उत्तर आ जाएगा, जो भी आ रहा है इतना सेकंड आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा इतना सेकंड, जो भी है गुणा भाग करके निकाल लो, इसको सोल्व कर लो। आप काटोगे ना, ये 2 से कट जाएगा, नीचे कटेगा ना, ये पॉइंट आ दो, नीचे 10 लग जाएंगे,
ठीक है ना, 23 हो जाएगा, काटोगे तो ये लगभग 23 बार कट जाएगा, फिर ये ऊपर ले जाओ प्लस हो जाएगा, करके देख लेना इसको, ठीक है। इसके बाद देखो फिर अगला अपना 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है, द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों में त्रिज्याएं लगभग समान होती है, विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ क्या लिखना है आपको, द्वितीय तृतीय संक्रमण श्रेणी है ना, उनका आकार लगभग क्या रहता है, समान रहता है, क्यों? तो मैंने लिखा है आपको अलग से, लेंथेनोइड संकुचन के बारे में पूछा है। तो क्या लिखोगे कि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी है, प्रथम से द्वितीय जाओ आकार बढ़ेगा, द्वितीय से तृतीय जाओ आकार लगभग क्या रहता है, समान रहता है। कारण क्या है, लेंथेनोइड 14 एलिमेंट लेंथेनोइड के आ जाएंगे। तो क्या लिखोगे, 14 तत्व लेंथेनोइड के आने से, उनमें लेंथेनोइड संकुचन होने से जितना आकार बढ़ता है उतना वापस घट जाता है, इसलिए इनका आकार लगभग क्या रहता है, समान। इनकी त्रिज्या लगभग क्या रहती है, समान रहती है। 2-3 लाइन लिखनी है बस। इसके बाद देखो इनका आईयूपीसी नाम लिखना है, और आईयूपीसी नाम देखो इसका लिखना पहले, कैसे लिखोगे, देखो पहले किसका आएगा, एमीन का, पेंटा एमीन 5 है ना, तो पेंटा एमीन। फिर सीएल के लिए क्लोरो या क्लोरिडो, जो भी शब्द लिखना चाहें, क्लोरिडो, ठीक है ना। उसके बाद कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसकी थर्ड आएगी, निकाल के देखना थर्ड, लास्ट में क्लोराइड, इसका यूपीसी नाम हो गया, ये लिखना था, पेंटाएमीन, क्लोरिडो, कोबाल्ट थर्ड, क्लोराइड, ठीक है। इसका देखो, इसका निकालना था पोटेशियम, पहले पोटेशियम लिखना है। उसके बाद देखो ट्रिस या ट्राई लिख दो, चाहे आपकी मर्जी है। ऑक्जिलेटो, ये ऑक्जिलेटो है, C2O4 है ऑक्जिलेटो। ट्राई या ट्रिस ऑक्जिलेटो, एल्यूमिनेट आएगा, अब नाम में ध्यान रखना, ये एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। फिर आगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, थर्ड आएगी, थर्ड, इसका आईयूपीसी नाम हो जाएगा, ऐसे निकालना था, ठीक है। फिर देखो 9वां अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों विभाजन का नामांकित चित्र बनाइए, ऐसे चित्र बनाना था आपको। 5 डी कक्षक बना के, पांचों के नाम DXY, YZ, ZX, DX2, Y2 और DZ2, फिर उनमें विभाजन करना था ऐसे, नीचे 3 कर देते ऐसे, ऊपर 2 कर देते, नीचे वाले लिख देते आप T2G कक्षक, ऊपर लिख दो आप EG कक्षक, इनके बीच में विपाटन डेल्टा O कर देते, ये है ना 0, नीचे वाला -0.4 और ऊपर वाला +0.6 डेल्टा O कर देते, ऐसे ऐसे करके आपको डायग्राम बनाना था, जो आपने नोट्स में बनाया है वही लिखना है। 2 लिखाए आपको नोट्स में, अष्टफलकीय के लिए अलग है, चतुष्फलकीय में उल्टा हो जाएगा, उल्टा होता है, वो लिखाया था। अब देखो अगला, एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, कारण लिखिए। एल्डिहाइड जो होते हैं ना, वो अधिक क्रियाशील होते हैं, किससे, कीटोन से। अब देखो कीटोन में यूं है, CH3 या लिख दो R लिख दो मैं, चलो CH3 R, फिर R और CO, ये कीटोन है, ठीक है। और एल्डिहाइड में R, ये एल्डिहाइड है, HCO, ये एल्डिहाइड है। और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन दर्शाएगा, नाभिक स्नेही का योग पहले होगा, न्यूक्लियोफाइल Nu+, ये Nu-, ये नाभिक स्नेही है, ये जुड़ेगा आगे कहां, इस कार्बन पे जुड़ेगा। और ये ज्यादा कब जुड़ेगा, जब इस कार्बन प्लस चार्ज क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पर चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा, और इस प्लस पे जुड़ेगा, ये नाभिक स्नेही आके यहाँ योग करेगा। ऐसे इसके अंदर ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और इस प्लस पे कौन जुड़ेगा आके, नाभिक स्नेही Nu- जुड़ेगा यूं। लेकिन देखो यहाँ पर कीटोन में 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, और एल्किल समूह जुड़ने से इसका +I प्रभाव का मान ज्यादा है, और +I प्रभाव ज्यादा होगा तो कार्बन प्लस चार्ज का मान घटा देता है ये, और प्लस चार्ज घटेगा तो नाभिक स्नेही का आक्रमण कम हो जाएगा। और एल्डिहाइड में क्या है, देखो एक एल्किल समूह जुड़ा है, एक H है, इसलिए +I प्रभाव का मान थोड़ा यहाँ पर क्या है, कम है, कम है। और कम होगा तो प्लस चार्ज को ये कम करेगा, थोड़ा सा कम करेगा, प्लस चार्ज ज्यादा रहेगा तो नाभिक स्नेही ज्यादा आक्रमण करेगा, इसलिए एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील, कीटोन कम क्रियाशील होते हैं, ये लिखना था आपको बस, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला अगला क्वेश्चन 11 नंबर, 11 में देखो क्या लिखा है, संरचना सूत्र लिखने हैं 2 के, तो लिखे हैं। फिर एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं बनानी है, ये मैंने देखो एनिलीन की है ना, फिनोल की है, अनुनादी संरचना बनाना, ये अलग से बना के दिखाई थी, बनाने का तरीका बताया था। सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला बताइए आपको, ये होता ही है CH2 CH2 COOH, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये सक्सिनिक एसिड है।
और थैली कमल का फॉर्मूला कौन सा होता है? थैली कमल ये होता है, देखो बोलते हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे, तो दोनों COH को पास पास लगा दे, दोनों डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये थैली कमल है, ये थैली कमल एसिड है, और ये सक्सिनिक एसिड है, ये थैली कमल है, याद रखना है बस। एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाइए, बनाई थी पीछे आपने एनिलीन यू, है ना, बना लोगे आप NH2, ये लोन पेयर अंदर लाओगे, या डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा माइनस, अगली में ऐसे बन जाएगी, इसको आगे घुमाते रहना, फिर आप देखो ऐसे इस तरह डबल बॉन्ड NH2, यहाँ चार्ज प्लस आ गया, ये चार्ज यहाँ पर माइनस आ गया, और ये दो बॉन्ड एज इट इज है। अगली संरचना में ये माइनस यहाँ आएगा, बॉन्ड बनाएगा तो ये आगे आ जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, आगे बनाते जाओ संरचना, ऐसे बनाने का तरीका बताया था आपको, ये लिखना था बस, ठीक है ना। फिर देखो अगला, प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या, इसको समझाना है। प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे समझाओगे, क्या लिखोगे कि प्रोटीन को गर्म करने पर प्रोटीन स्कंदित हो जाता है, क्योंकि गर्म करने से प्रोटीन की चतुर्थक, तृतीयक व द्वितीयक संरचनाएं टूट जाती हैं, और ये टूटकर प्राथमिक संरचना में बदल जाती है, इसलिए प्रोटीन विकृत हो जाता है, इसको बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, यानी प्रोटीन को गर्म करने पर स्कंदित हो जाना। इसको तो याद रखना, प्रोटीन को गर्म करना, ताप दें, गर्म करें, तब प्रोटीन विकृत या स्कंदित हो जाता है, क्योंकि इसकी चतुर्थक संरचना, तृतीयक संरचना और द्वितीयक संरचना में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जो टूट जाते हैं, और टूटकर सभी संरचनाएं प्राथमिक संरचना में बदल जाती हैं, जिससे प्रोटीन स्कंदित हो जाता है, इसको प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ये 2-3 लाइनें लिखनी थी बस, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या है, अभिक्रिया कोटि अणु संकेता में दो अंतर लिखाए थे मैंने बहुत सारे, कोटि का परिभाषा एक तरफ अणु संकेता की परिभाषा। कोटि अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे अणु जिनकी अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन होता है। अणु संकेता अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या। या फिर क्या लिखा कोटि में, अभिक्रिया समीकरण में, या अभिक्रिया वेग समीकरण में क्रियाकार की घात का योग कोटि कहलाती है। अणु संकेता में अणुओं की संख्या अणु संकेता कहलाती है। कोटि एक प्रायोगिक पद है, अणु संकेता एक सैद्धांतिक पद है। कोटि का मान 0 हो सकता है, अणु संकेता का मान 0 नहीं हो सकता। कोटि का मान भिन्न संख्या में 0.1 है ना, 0.5, 1.5, 2.5 ऐसे हो सकता है, अणु संकेता का मान भिन्न संख्या में नहीं हो सकता। कोटि से अभिक्रिया क्रियाविधि ज्ञात कर सकते हैं, अणु संकेता अभिक्रिया क्रियाविधि ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसे लिख रहे हैं आपको, 2 अंतर लिखने थे इसमें से। फिर देखो अगला, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालने का पूरा डेरिवेशन लिखा है, 5-7 लाइन का, वो लिखना था। फिर देखो अभिक्रिया में औसत वेग व तात्क्षणिक वेग, औसत वेग किसी अभिक्रिया को पूरा होने में लगने वाले कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। तो इसे लिखते हो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T प्लस माइनस ऐसे, और तात्क्षणिक में लिखते हैं DC अपॉन DT के रूप में, अवकलित समीकरण लिखते हैं इसे। तात्क्षणिक किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वेग, किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, ये लिखना था बस। उसके बाद देखो अगला केस में फ्रैंकेनस्टाइन अभिक्रिया की समीकरण लिखनी है। फ्रैंकेनस्टाइन अभिक्रिया जो है ना, ये हेलोजन विनिमय का उदाहरण है। क्या लिखोगे, एसीटोन की उपस्थिति में, है ना, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वहां पर Cl या बी हट जाएगा, Br हट जाएगा, वहां I लग जाएगा, तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाता है। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में बदलते हैं एसीटोन की उपस्थिति में Ki के साथ अभिक्रिया करवा के, उसको बोलते हैं फ्रैंकेनस्टाइन अभिक्रिया। लिख लोगे आप डेयरी की किताब में, ये बहुत बार लिखाया था मैंने। KCN के साथ साइनाइड बनेगा, RCN बनेगा, और AgCN के साथ RNC आइसोसाइनाइड बनेगा। मुख्य उत्पाद की तुलना कीजिए, तो यहाँ क्या लिखोगे, KCN एक आयनिक यौगिक है, आयन होने के बाद K+CN- बनेगा, और CN- में कार्बन अधिक बंध बनाता है, इसलिए कार्बन पहले जुड़ेगा तो CN जुड़ेगा, तो यहाँ CN बन जाएगा। लेकिन AgCN में AgCN के बंध की प्रकृति सहसंयोजक यानी कोवलेंट होती है, सहसंयोजक, इसलिए AgCN C से हटेगा नहीं, इसलिए पहले बंध N बना लेगा, और N बंध बनाने के बाद फिर Ag हटेगा, तब N जुड़ जाएगा तो NC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाता है। ये लिखना था, कुछ नहीं लिखना बस, ठीक है ना। इसके बाद देखो अथवा वाला प्रश्न है, इसके बाद आगे वाले में देखो अथवा वाला, वुड्स अभिक्रिया की समीकरण, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम प्लस ईथर के साथ करवाते हैं, तो दोनों के बीच में से हेलोजन निकाल देंगे, तो बाकी दोनों कार्बन वाले ग्रुप दोनों आपस में क्या है, जोड़ देंगे, ठीक है ना, वो एल्केन का निर्माण हो जाएगा, वुड्स अभिक्रिया है। एल्किल हैलाइड की तुलना में एरिल हैलाइड, प्रश्न क्या है, एल्किल हैलाइड की तुलना में एरिल हैलाइड जो है ना, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में कम क्रियाशील होते हैं,
तो लिखा था ना, एरिल लाइड में लिखा था ऐसे, एरिल लाइड में यहाँ पर कार्बन जो है ना, इसमें यहाँ संकर्ण sp2 होता है, इसलिए मजबूती जुड़ा रहता है, ये आसानी से हटता नहीं है, इसलिए कम क्रियाशील है। दूसरा कि इसकी अनुनादी संरचनाओं में यहाँ बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसलिए कार्बन और हेलोजन के बीच बंध की प्रकृति एकल बंध नहीं है, आंशिक रूप से द्विबंध होता है, इसलिए आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए कम क्रियाशील। जबकि एल्किल हैलाइड जो है वो अधिक क्रियाशील होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। फिर देखो वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम लिखिए। ये बनता है, देखो वेनिला सेम में ये बनता है एल्डिहाइड, ये होता है वेनिला सेम में CHO इस तरह से 4 हाइड्रोक्सी, क्या नाम है, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथोक्सी बेंजेल्डिहाइड, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथोक्सी बेंजेल्डिहाइड वेनिला सेम में, इसको बोलते हैं वेनिलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वेनिलिन बोलते हैं, ध्यान रखना ये। ठीक है। देखो अगला प्रश्न, समीकरण पूरी करनी है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। कौन सी है ये, है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया है। क्या है ये, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया है ये। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ऐसे, इस तरह से बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा, बस एल्डिहाइड CO Cl को CHO में चेंज कर देगा, बेंजेल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा ये। ठीक है ना। हेलो हेलो हेलो। और ये इससे क्या बनेगा, मेथेन का निर्माण हो जाएगा। ये क्या है, सोडा लाइम है के साथ गर्म मेथेन का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से। मेडा स्वीट से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम, इसको बोलते हैं सेलिसिल्डिहाइड। क्या बनता है, सेलिसिल्डिहाइड बनता है ये, इससे सेलिसिल्डिहाइड होता है CHOOH, सेलिसिल्डिहाइड। ये देखो कौन सी अभिक्रिया है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एग्जांपल यहाँ CH3 लगाना है, बस इस तरह से CH3CO, ये रुको, COCH3 एसिटोफिनोन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें एल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH, एथेनॉल का निर्माण हो जाएगा। ये लिखना था आपको, बड़े प्रश्न है। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखनी है गैल्वेनिक सेल में। ये लिखना क्या है कि किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी धातु के विलयन में डुबो दें, तब वो क्या है, एक मिनट रुको, हेलो क्लास में रुको, मैं करूं 10 मिनट वापस आना। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखनी है। क्या लिखना है कि जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी धातु के विलयन में डुबो दिया जाता है। क्या लिखना है कि जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी धातु के विलयन में डुबो दिया जाता है, तब धातु इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य आवेश का अंतर उत्पन्न हो जाता है, और इसी आवेश के अंतर कारण इलेक्ट्रोड पर एक विभव उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बस ये लिखनी थी। ईंधन सेल का नामांकन चित्र पता है आपको, ईंधन सेल का चित्र ऐसे बनाया था आपने, इस तरह से देखो, यूं ईंधन सेल वाला, यूं है ना, सेल अंदर कार्बन के इलेक्ट्रोड है ये, है ना, इस तरह से। इधर से आपने H2 गैस पास की एक साइड से, H2 गैस, इधर से आपने O2 गैस पास की, ये तो कैथोड ग्रुप में काम करता है, ये एनोड ग्रुप में, और यहाँ से H2O बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। बीच में यहाँ विद्युत अपघट्य KOH काम में लेते हैं। इस तरह से डायग्राम बनाना था आपको ईंधन सेल का, तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि देखो कॉपर सल्फेट के विलयन को 1 एम्पीयर की धारा 15 मिनट तक विद्युत अपघटित किया जाता है, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो फॉर्मूला निकालने का तरीका देखो, ऐसे कैसे निकालोगे इसका, इस न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या, देखो इस तरह से, यूं तरीके में क्या है, यूं W बराबर ऐसे EI/T बटे 96,500, इस तरह से। अब देखो W निकालना है, E क्या है, तुल्यांकी भार किसका, कॉपर प्लस 2 का, कॉपर का निकालना 63.5 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान, 2 का भाग दोगे तो वो आ जाएगा 31.7, ऐसे आएगा। 31.7 रखना है यहाँ, E का मान 31.7 गुणा I कितना है, कितने एम्पियर की धारा है, 1 एम्पियर की धारा है, इनटू टाइम कितना है 15 मिनट को सेकंड में चेंज कर लो, 15 गुणा 60, ठीक है, बटे 96,500। अब इसे गुणा भाग कर लो, उत्तर आ जाएगा कितना ग्राम, जो भी आ रहा है ग्राम में आ जाएगा, आप निकाल लेना इसको। ठीक है, कर सकते हो ऐसे। इसके बाद देखो आगे वाला,
इसके साथ में और भी है थोड़ा नीचे नहीं। इसके बाद देखो आगे वाला, सेल विभव की परिभाषा लिखनी है। सेल विभव क्या लिखोगे, गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड जुड़े हुए हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल को विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहा जाता है, लिखना बस। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बनाना था, ऐसे बनाया था ये आपको बार बार, इस तरह से देखो यूं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र इस तरह से। यहाँ से H2 गैस पास की थी, बीच में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, प्लेटिनम प्लेट लगी हुई है ऐसे, ये बीच में क्या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, इसको HCl के विलियन में 1m HCl का विलियन इसमें डुबो के रखते हैं। ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है ही, ठीक है ना, H2 गैस पास कर रही है, प्लेटिनम की प्लेट है। इस तरह से आपको एक डायग्राम बनाना था। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र है और इसका इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या मानते हैं, शून्य माना जाता है। अब देखो मोलर चालकता निकालनी है, और मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम बराबर विशिष्ट चालकता गुणा 1000 बट्टे सांद्रता सी। अब विशिष्ट चालकता का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.00129 दे रखा ना, ये रहा कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकता का मान दे रखा है, गुणा 1000 बट्टे सांद्रता कितनी है, देखो 0.100। अब देख लो गुणा भाग करके उत्तर निकाल लो, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मोलर चालकता आ जाएगी, कितना जो भी आ रहा है वो देख लेना करके। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है देखो, अगले में एक तो सरल ईथर का, जिसको बोलते हैं सम्मित ईथर, सरल या सम्मित ईथर का उदाहरण लिखना है। तो डाइमेथिल ईथर, जुड़े हुए दोनों ग्रुप क्या हो, सेम हो, वो सरल होता है। डाइमेथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, C2H5O C2H5 ऐसे कर सकते हो। फिर देखो प्रोपीन के जल अम्ल उत्प्रेरित जल योजन क्रिया विधि, प्रोपीन जल योजन करना है, प्रोपीन इस तरह से CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जल योजन H2O जोड़ना है, ठीक है ना। तो पहले क्या जोड़ना है, H प्लस अम्ल उत्प्रेरित, तो पहले H प्लस जुड़ेगा, है ना। H प्लस कहाँ जुड़ेगा, जहाँ चार्ज क्या हो, माइनस हो, ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा यूं, ये माइनस ये प्लस यहाँ जुड़ जाएगा। तो CH3 ये CH CH2 और एक H जुड़ गया CH3, यहाँ प्लस हो गया इस तरह से, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर क्या जुड़ेगा, OH माइनस जल वाला, इसको जोड़ दोगे यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, इस तरह से यूं क्या बनेगा, प्रोपेन 2 का निर्माण हो जाए, इस तरह से लिखना था, बस कुछ नहीं करना था। मिश्रित ईथर का उदाहरण, जुड़ने वाले दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हो, जैसे एथिल मेथिल ईथर ऐसे, ये मिश्रित का एग्जांपल, या असम्मित ईथर का उदाहरण है एथिल मेथिल ईथर। प्रोपेन 2 के निर्जलीकरण क्रिया विधि, H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दे रखा आपके आराम से। इस तरह से ये पेपर था, बहुत ही इजी था। और यूँ मानो कि प्रश्न जो तो आए थे वो बिल्कुल ऊपर ऊपर से आए थे, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, इसको आप इजीली आराम से कर सकते हो। तो इन क्वेश्चनों को देखो करके आप अपने चेक करो कि कितने नंबर आपके बन सकते हैं, कितने नहीं बनेंगे, कितने नंबर आपके कटे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। इजी पेपर था, ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा डीपली नहीं पूछे गए हैं, बिल्कुल मतलब स्पष्ट चीजें पूछी गई है, घुमा फिरा कुछ नहीं पूछा आपसे, तो आप आराम से कर सकते थे, पूरा पेपर कर सकते। 2 प्रश्न है जो मेडा वाला, वो एक वो है, एक वेनिलिन वाला प्रश्न है, वो थोड़े से अलग प्रश्न आए थे 2, बाकी सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, आप उसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।